दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। आज का टॉपिक है सत्याग्रह का विचार। टॉपिक का नाम है सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटते हैं? 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए, देखिए दिखाया गया है चित्र में कि कैसे गांधी जी जो है आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पूरे भारत के लोग जो है चल रहे हैं। चलते हुए नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे, यानी कि सत्य के रास्ते पर चलते हुए जो अंग्रेजी सरकार से उन्होंने अपने हक के लिए आग्रह किया उसे ही सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, क्या बताया जा रहा है? सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ है या इसका अर्थ था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। बहुत ही अच्छी बात बताया गया है कि महात्मा गांधी बिना हिंसा के भी शत्रु पर कैसे विजय पाई जा सकती है, इस चीज़ को अच्छी तरह समझते थे और इसीलिए वो सत्याग्रह का सहारा लेते थे। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। यानी गांधी जी का मानना था कि अगर शत्रु आपसे बलशाली है, अगर आपसे ताकतवर है, तो उससे जो है आप हिंसा से नहीं जीत सकते हैं। आपको सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाना होगा और सत्य के साथ जो है उससे आग्रह करके ही आप अपने हक को पा सकते हैं। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। यानी महात्मा गांधी मानते थे कि अगर आप सत्य और अहिंसा के साथ चलते हैं तो आप जो है सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। आपको पता भी है कि सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह का सहारा दक्षिण अफ्रीका में लिया। उसके बाद भारत में जो है सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में होता है। गांधी जी का सबसे भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ होता है? बिहार के चंपारण में। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने के और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। कौन चाहता था? खेड़ा किसान चाहते थे। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। यानी सबसे पहले भारत में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, बिहार के चंपारण जिले से। उसके बाद वो खेड़ा के किसानों के लिए सत्याग्रह किए और 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। आगे समझते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है रॉलेट एक्ट। ये क्या चीज़ है इसको हम लोग समझते हैं। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 कब आया था? रॉलेट एक्ट जो है एक बहुत कड़ा कानून था जो कि भारतीयों को सिर्फ शक के आधार पर जो है गिरफ्तार करने के लिए बनाया गया था। तो रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। किसने जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला लिया? महात्मा गांधी ने। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया। यानी कि ये जो कानून था रॉलेट एक्ट, ये बहुत ही कड़ा कानून था, बहुत ही मतलब
कह सकते हैं कि इसमें भारतीयों के अहित के बारे में ही सिर्फ सोचा गया था, कुछ भी हित की बात नहीं थी। और इसको जो है भारतीय बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया, बहुत ही जल्दीबाजी में इसको पारित कर दिया और कानून को लागू कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। देखिए कितना ये बुरा कानून था कि बिना किसी मुकदमा चलाए 2 साल तक जो है, सिर्फ शक के आधार पर 2 साल तक जो है कैद की सज़ा हो जाती थी इसमें। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। यानी जो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, इसके खिलाफ एक हड़ताल करना था। जो कब करना था, तो 6 अप्रैल से जो है इस हड़ताल को शुरू करना था। इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप्स से में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसे संचार सुविधाएं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे ऐसे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। यानी कि इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो भी नेता आंदोलन के लिए आगे थे, उन सबको जो है क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। यानी चूंकि उस समय गांधी जी जो है बहुत लोकप्रिय नेता थे, इसलिए गांधी जी को दिल्ली में जाने से मनाही कर दी गई, ताकि गांधी जी लोगों के बीच जाएंगे तो लोगों को जो है और आंदोलन के लिए कह सकते हैं कि लोगों के बीच उम्मीद जग जाएगी। इसलिए गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश से रोक दिया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाली। यानी देखिए, जब ये कानून लागू किया गया तो चारों तरफ हड़तालें होने लगी। हड़तालों को दबाने के लिए जो है पुलिस ने लोगों पर गोलियां चलाई और मार्शल लॉ लागू कर दिया। क्या लागू किया गया? मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। किस क्षेत्र में? अमृतसर के क्षेत्र में। इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। और वहाँ की कमान जो है जनरल डायर को दी गई, जो कि बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि खूंखार अंग्रेज था। तेरह अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। उस दिन क्या था? बैसाखी का दिन था। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिकस्त करने के लिए जालियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। यानी कुछ लोग जो है बैसाखी का मेला देखने के लिए गए थे, और कुछ लोग जो रॉलेट एक्ट लगाया गया था उसका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। कौन सा मैदान? जो जालियांवाला बाग का मैदान था, चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ किया जा चुका है, क्योंकि बहुत से गांव वाले जो है इस मेला को देखने के लिए आए थे, और उन लोगों को ये पता भी नहीं था कि शहर में जो है मार्शल लॉ लगाया गया है और निर्दोष लोग भी जो है इसमें मारे गए थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे। जनरल डायर ने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया। यानी जो भी निकलने और अंदर जाने के रास्ता था, वहाँ सभी जगह जो है सैनिक खड़े हो गए, और इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। देखिए, जालियांवाला जो बाग था, ये चारों तरफ से चारदीवारी से घिरा हुआ था, और जो भी उसमें आने जाने का रास्ता था वहाँ सैनिक खड़े हो गए, और जनरल डायर के आदेश पर जो है लगातार अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ये जो है कितना बर्बरता के साथ ये घटना हुई थी। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। इस चीज़ को हम समझेंगे। जैसे जैसे जालियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे।
हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। यानी गुस्साए लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड से जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, किसके आदेश पर? तो जनरल डायर के आदेश पर। तो इससे गुस्साए लोग जो है हड़तालें करने लगे, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया, यानी बहुत ही क्रूरता से जो है इसको कुचलने का प्रयास किया अंग्रेजी सरकार ने। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। यानी कि लोगों को जो है बहुत प्रताड़ित किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गाँवों जैसे गुजराल जो कि पंजाब में है पर बम बरसाए गए। यानी कि कुछ जगह तो ऐसे हुआ कि अंग्रेजों ने गाँवों पर बम भी बरसाए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। यानी कि जब महात्मा गांधी ने इस चीज़ को देखा कि ये जो सत्याग्रह हो रहा है इससे जो है बहुत बड़ा दंगा फसाद हो रहा है और इससे बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, तो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। देखिए, जो 1919 के समय ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो इसके बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन शुरू किया। और चूंकि ये आंदोलन जो है ये कुछ हद तक सफल हुआ, लेकिन ये भारत के पूरे अंतिम गांव तक नहीं पहुंच सका। ठीक है। और महात्मा गांधी चाहते थे कि एक ऐसा बड़ा आंदोलन शुरू किया जाए जो देश के कोने कोने तक लोग उससे जुड़े। लेकिन उनका मानना था, किसका? गांधी जी का मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे से नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। कौन मानते थे? महात्मा गांधी ऐसा मानते थे कि अगर खिलाफत का मुद्दा उठाया जाए तो हिंदू और मुसलमान दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाया जा सकता है। देखिए कैसे। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता को क्या कहता है? खलीफा कहा जाता है, जो कि कहाँ का था? ऑटोमन साम्राज्य खलीफा। ऑटोमन साम्राज्य पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। यानी कि आपको बता दें कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय जो ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की साम्राज्य का जो इस्लामिक धर्म का आध्यात्मिक नेता जिसको खलीफा कहा जाता है, उससे जो है उसकी हार हो गई और उससे जो है काफ़ी शर्तें मनवाई जाने वाली थी। और इस चीज़ को देखते हुए पूरे विश्व के मुसलमान जो है अपने धार्मिक नेता का साथ देने के लिए उग्र थे और चारों तरफ जो है एक आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। और इसको जो है एक हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को जोड़ने का प्रयास किया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। यानी कि देखिए, खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। उन्होंने और अन्य कई युवा मुसलमान नेताओं ने संयुक्त जन कार्रवाई के लिए महात्मा गांधी के साथ जो है चर्चाएं शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को भी इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहिए।